आप सभी का स्वागत है मयूर मोगरे चैनल में। मेरा नाम दीक्षा नेगी है, मैं ऑनलाइन एजुकेटर हूं। अगर आपको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पेज में फॉलो कर सकते हैं दीक्षा नेगी 306, और मेरे को फेसबुक पेज में फॉलो कर सकते हैं @Diksha2107। आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको MM Academy ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। इस ऐप में आपको बहुत सारे UPSC और अदर गवर्नमेंट कंपैरेटिव एग्जाम से रिलेटेड कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंशियंट हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, एथिक्स, करंट अफेयर्स एंड इन फ्यूचर और भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। सबसे खास बात इस ऐप की ये है कि यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ उसका जो भी मटीरियल है वो PDF फाइल में डाउनलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल है। एंड इसमें जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंटेंट आपको हाईएस्ट क्वालिटी का और सबसे बेहतर क्वालिटी का जो कंटेंट है वो अवेलेबल कराया जाए। आज हम जो हमारा लास्ट चैप्टर हम कर रहे थे एजुकेशन, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा थर्ड एंड लास्ट पार्ट रहेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की हम बात करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो है, ये दो स्कॉलरशिप स्कीम्स को कंडक्ट कर रहा है। एक है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम और दूसरी है नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। इन दोनों को इसके अंदर कवर किया गया है, ठीक है। और एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भी बनाया गया है सो दैट जो भी अपने प्रपोजल्स हैं या लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज हैं, जो हर एक स्टेट गवर्नमेंट ये दो स्कीम्स के अंदर अपने जो भी लिस्ट होगी स्टूडेंट्स की, उसको यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट करेगा इस पोर्टल में। एडल्ट एजुकेशन की बात करें तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस समय इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 86% पॉपुलेशन इलिटरेट थी। तो उस समय हमारे जो लोग थे, हमारे लीडर्स को रियलाइज़ हुआ कि हमारी एडल्ट पॉपुलेशन का एजुकेशन और लिटरेसी बढ़ाना हमारा एक उद्देश्य रहेगा। तो इसको अकम्प्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स शुरू किए, ठीक है। एंड जिसकी शुरुआत हुई, फर्स्ट प्लान जो शुरू हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वहीं से ही शुरुआत हो चुकी थी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेसिक लिटरेसी टू एडल्ट पॉपुलेशन। तो जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया तो वहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्कीम की शुरुआत हुई वो था नेशनल लिटरेसी मिशन। इसको 1988 में लॉन्च किया गया और इसका एम ये था कि जो भी एडल्ट्स 15+ एज ग्रुप के हैं उनको लिटरेसी प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो मिशन है ये 2009 में रिवैम्प हुआ, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए सो दैट जो भी हमारे नई अभी हमारे लाइफ में जो भी नई लर्निंग्स हैं, नई टाइप की लर्निंग्स है, उसके साथ उसको अलाइन किया जाए। ओवरऑल जो गोल था एडल्ट एजुकेशन का वो ये था कि हमारी जो सोसाइटी है, हम अपनी सोसाइटी को फुल तरह से लिटरेट बनाएं थ्रू इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन। और हम अपनी सोसाइटी को लिटरेट तभी बना सकते हैं जब हमारी जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो प्रॉपर तरह से क्वालिटेटिवली एजुकेटेड होगी और लिटरेट होगी। नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी की शुरुआत हुई। ये एक अथॉरिटी है जिसका काम क्या है, जिसका काम है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं अंदर नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है, जितनी भी इसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट टू एडल्ट पॉपुलेशन, उस सब को उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका ऑपरेशन कौन देखता है? नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी। नेशनल अवार्ड्स फॉर टीचर्स, तो 1958 में ये अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी। इस अवार्ड को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो 5 सितंबर, क्योंकि 5 सितंबर हर साल टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो हर साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड टीचर्स को देता है टू प्रोवाइड रिकग्निशन टू मेरिटोरियस टीचर्स, ठीक है। जो मेरिटोरियस टीचर्स हैं, जिन्होंने प्राइमरी, मिडिल या सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स जो हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है, उनको ये अवार्ड प्रेसिडेंट देते हैं। 2001 से एक और अवार्ड की शुरुआत हुई। अवार्ड का नाम है स्पेशल अवार्ड्स। तो स्पेशल अवार्ड्स ऐसे टीचर्स को दिया जाता है जिन टीचर्स ने अपने स्कूल में एजुकेशन को और ज़्यादा इंक्लूसिव कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देखिए जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल स्कूल्स होते हैं, लेकिन हमारे जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं उनमें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए इतना ज़्यादा उनका देखभाल नहीं किया जाता है। बट अगर रेगुलर स्कूल्स में भी कोई टीचर्स चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को भी एक इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करने में सक्षम होते हैं तो उन टीचर्स को रिकग्नाइज किया जाता है और उन टीचर्स को ये स्पेशल अवार्ड्स दिया जाता है। फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन, तो बेसिकली
गवर्नमेंट ने 1962 में ये स्कीम की शुरुआत करी, क्योंकि देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका ट्रांसफ़र इधर से उधर होता रहता है, जिसकी वजह से उनके जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरप्शन हो जाती है। तो गवर्नमेंट को जब ये चीज़ रियलाइज़ हुई तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जो हमारे इतने सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं इसको हम कैसे कम करेंगे, तो उसके लिए एक केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत करी जाएगी, सो दैट जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जिनका ट्रांसफ़र होता है उनके बच्चों के एजुकेशन में इंटरप्शन नहीं होगा, जिसके बेसिस में सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई एंड इट इज़ वर्किंग एज अ यूनिट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब हम पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बेसिकली बोलते थे, अब इसको HRD मिनिस्ट्री बोला जाता है। इसके अंदर ही एज ए यूनिट वर्क करता है, ठीक है। तो सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है ये एक सोसाइटी है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1965। इसका प्राइमरी एम क्या है? एम ये है कि इनको क्या करना है, जितने भी सेंट्रल स्कूल्स हैं यानी कि केंद्रीय विद्यालय जो भी हैं उनको कंट्रोल और मेंटेन करना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस संगठन को फुली तरह से फाइनेंस करती है। जवाहर नवोदय विद्यालय 1986 में नेशनल पॉलिसी एजुकेशन आई थी, जिसने फर्स्ट टाइम रेसिडेंशियल स्कूल्स नवोदय स्कूल्स की बात करी थी, ठीक है। ऐसे स्कूल्स जहाँ पे इक्विटी और सोशल जस्टिस के बेसिस में एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए। तो इस एजुकेशन पॉलिसीज़ के बाद नवोदय विद्यालय समिति की शुरुआत हुई और इस समिति को भी एज अ सोसाइटी रजिस्टर किया गया अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, जिसके तहत नवोदय विद्यालय की शुरुआत हुई इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन ऑन अ बेसिस ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। फिर है NCERT दैट इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अब इसका मेन एम क्या होता है कि जो भी हमारे स्कूल्स हैं, इंडिया के जो स्कूल्स हैं उसके स्कूल एजुकेशन के लिए ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एकेडमिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। NCERT की शुरुआत 1961 में हुई थी। ये हमारी नेशनल अपेक्स बॉडी यानी हाईएस्ट बॉडी है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन का। जो भी करिकुलम जो हमारा सिलेबस होता है उसमें जो भी क्वालिटेटिव चेंजेस आने हैं उसका हेड कौन है? NCERT, ठीक है। एंड इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। 1968 से 86 के बीच में जो भी नेशनल पॉलिसीज़ आई एजुकेशन में उसका इसमें बहुत बड़ा हाथ था, और साथ ही साथ हमारा जो भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नेशनल बाल भवन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1956 में एज ए ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन हुई थी और इसको कौन फंड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि जो चिल्ड्रन जो है उनके अंदर क्रिएटिविटी जो है उसको अपलिफ्ट किया जाए, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर क्रिएटिव पोटेंशियल होती है, तो उस क्रिएटिव पोटेंशियलिटी को एनहेंस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। ये इस स्कीम का उद्देश्य है। सो इट ऑफर्स अ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट विद इमेंस पॉसिबिलिटी ऑफ इनोवेशन विदाउट एनी स्ट्रेन और स्ट्रेस। तो बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं दिया जाता है एंड एट द सेम टाइम उनके अंदर जो इनोवेटिव क्वालिटीज़ है उसको उभारा जाता है। फिर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन दैट इज CBSE। तो बेसिकली ये एक बोर्ड है, एजुकेशन का बोर्ड है प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स के लिए अंडर यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBSE। तो बेसिकली जितने भी स्कूल्स जो इससे अफिलिएटेड होते हैं CBSE बोर्ड से, वो NCERT का जो करिकुलम होता है, उनका जो सिलेबस होता है उसको फॉलो करते हैं। देन वी हैव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने नेशनल ओपन स्कूल्स की शुरुआत करी इन द ईयर 1989। उसके बाद जुलाई 2002 में मिनिस्ट्री ने इसका नाम चेंज करके नेशनल ओपन स्कूल से इसका नाम चेंज करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कर दिया। तो बेसिकली NIOS जो है ये इंटरेस्टेड लर्नर्स जो हैं जो रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर सकते हैं, बेसिकली उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस के थ्रू अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर सके। तो इन शॉर्ट इट प्रोवाइड्स लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन और लर्निंग मोड। मिड डे मील स्कीम, तो इसमें मिड डे मील स्कीम के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन से क्लास से कवर्ड हैं? ये है फर्स्ट से लेके 8th तक के स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में पढ़ते हैं या स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स में हैं या फिर मदरसास या मकतब्स जो हैं, ऐसे मकतब्स या मदरसास जो कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर
कवर्ड हैं, ऐसे स्कूल्स, ऐसे मदरसाज में मिड डे मील स्कीम चलाई जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है। अगर हम देखें तो इसकी सक्सेस के बारे में बात करें तो मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल स्कीम इन प्रोवाइडिंग एक्सेस एंड रिटेंशन, यानी कि जब ये स्कीम की शुरुआत हुई तो काफ़ी ज़्यादा एनरोलमेंट देखने को मिला बच्चों का, और एट द सेम टाइम काफ़ी रिटेंशन देखने को मिला। जैसे पहले बच्चे ज्वाइन करते थे स्कूल, फिर आना बंद कर देते, लेकिन हमने रिटेंशन देखा। एट द सेम टाइम सोशल और जेंडर इक्विटी भी हमें देखने को मिली है। बच्चों का जो क्लासरूम हंगर होता था वो भी कहीं ना कहीं हम प्रिवेंट कर पाए हैं, एंड it is also improving promoting school पार्टिसिपेशन। मिड डे मील स्कीम के कुछ नॉर्म्स हैं। तो इस स्कीम में कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बात करी गई है कि कितनी कैलोरी पर स्टूडेंट पर डे मिलेगी। तो इसमें ये डिसाइडेड है कि हर एक स्कूल में कुक्ड मील यानी कि बना हुआ खाना प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें से 100 ग्राम वीट या तो फिर राइस प्रोवाइड होगा, 20 ग्राम पल्सेस प्रोवाइड करी जाएगी दाल के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, 20 ग्राम वेजिटेबल्स होंगी, 5 ग्राम ऑयल या फिर फैट आपको दिया जाएगा, और 450 कैलोरीज एनर्जी आपको दी जाएगी, और 50 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड किया जाएगा। ये है प्राइमरी स्टेज के स्टूडेंट्स के लिए। फिर जो अपर प्राइमरी स्टेज के चिल्ड्रंस हैं उनको 150 ग्राम वीट या राइस प्रोवाइड किया जाएगा, 30 ग्राम पल्सेस प्रोवाइड करी जाएगी, 75 ग्राम्स वेजिटेबल्स और 7.5 ग्राम ऑयल या फैट, और 700 कैलोरीज टोटल एनर्जी उनको दी जाएगी, और 20 ग्राम टोटल प्रोटीन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कुकिंग कॉस्ट अंडर एम स्कीम के बारे में बात करें तो इसके अंदर कुकिंग कॉस्ट जो है, मतलब जो भी खाने बनाने का जो भी कॉस्ट होगा, तो उसके लिए किस चीज़ों के लिए पैसा दिया जाएगा, पल्सेस, वेजिटेबल्स, कुकिंग ऑयल, कॉन्डिमेंट्स, फ्यूल, ये सब एट्सेट्रा और भी जो चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, ये सब का पैसा गवर्नमेंट देगी। जिसके अकॉर्डिंग 2016 में हम बात करें तो पर चाइल्ड पर डे, अगर प्राइमरी की बात करें तो एक बच्चे का एक दिन का खर्चा जो बना वो था 4.13 रुपीज़, और अपर प्राइमरी का जो बच्चा था उसका पर स्टूडेंट खर्चा बना 6.18 रुपीज़। और जो कुकिंग कॉस्ट है यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट्स शेयर करता है, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो नॉर्मल जो स्टेट्स हैं उनका 60:40 का रेशियो होता है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉन हिमालयन स्टेट्स हैं। उसके बाद ऐसे और स्टेट जो कि यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर है, जैसे दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो बेसिकली स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर में जो रेशियो होता है फंडिंग शेयरिंग का वो 60:40 होता है। उसके बाद जो रिमेनिंग यूटीज़ हैं जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पे 100% फंडिंग कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और उसके बाद जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है और 3 हिमालयन स्टेट्स है लाइक हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यहाँ पे जो फंडिंग का रेशियो होता है वो 90:10 होता है। दैट इज़ 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। तीती भोजन, तो तीती भोजन मिड डे मील प्रोग्राम को और ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन इस स्कीम में बढ़ाने के लिए ये स्कीम की शुरुआत करी गुजरात में। तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली ये है कि जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को और इन्हेंस करना है, इन द सेंस कि अगर किसी के घर में कोई भी फंक्शन है तो लोग क्या करते हैं, अपना फंक्शन रखते हैं, लोगों को लार्ज स्केल में खाना वाना प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें क्या है, लोगों को वॉलंटरी बेसिस में अगर कोई पार्टी देनी है, कुछ ऐसा देना है, तो आप मिड डे मील स्कीम के थ्रू कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चों को मील के साथ में भी आपने फ्रूटी प्रोवाइड कर दी या कुछ खाने का कुछ पैकेट्स प्रोवाइड कर दिए। तो इस तरह से क्या होगा कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्कीम देखने को मिली है, जिसको और भी सारे स्टेट से इसको कहीं ना कहीं सेम ये तीती भोजन जो गुजरात की स्कीम है इसकी सक्सेस को देखते हुए और भी सारे स्टेट्स ने अपने स्टेट में ऐसी स्कीम की शुरुआत करी है। जैसे संप्रीति भोजन असम में चलती है, धाम हिमाचल प्रदेश में है, स्नेह भोजन महाराष्ट्र में, और ऐसे और भी सारे स्टेट्स में है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने ये एक सिस्टम की शुरुआत करी है। इसके थ्रू मिड डे मील स्कीम से रिलेटेड जो भी स्कूल्स का डेटा होता है वो रियल टाइम में इसमें फीड किया जाता है, और जिसके थ्रू इस स्कीम की मॉनिटरिंग
होती है। तो इसमें हर एक स्कूल्स जो है वो अपना डेटा को सेंड करते हैं इन अ डिफरेंट मोड में भी, ऐसे इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के थ्रू, SMS या मोबाइल ऐप के थ्रू या वेब एप्लीकेशन के थ्रू हर स्कूल से डेली इसमें डेटा फीड होता है, जिसके थ्रू जो स्कीम है, मिड डे मील स्कीम है, उसको टाइमली मॉनिटर और फॉलोअप किया जाता है। उसके बाद है 100% आधार एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। इस स्कीम में डुप्लीकेशन कम करने के लिए, यानी कि ऐसे चिल्ड्रेन जो कि वेल डिजर्विंग हैं, जिनको ऐसी स्कीम की ज़रूरत नहीं है, उनको हटाने के लिए आधार का एनरोलमेंट होगा। हर एक चिल्ड्रन को आधार से लिंक किया जाएगा, उनका आधार बनाया जाएगा, सो दैट जो प्रॉक्सी एनरोलमेंट है स्टूडेंट्स का, यानी कि जो फेक एनरोलमेंट है, उसको कम कर सके और जो मिड डे मील स्कीम का जो बेनिफिट्स है वो डिजर्विंग चिल्ड्रन को मिल सके। मिड डे मील स्कीम के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो मिड डे मील रूल्स जो है इसको नोटिफाई किया गया अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इससे कुछ सैलेंट फीचर्स हैं, ठीक है। इसके सैलेंट फीचर्स ये हैं कि जो खाना जो प्रोवाइड किया जाएगा उसकी पहले टेस्टिंग होगी, उसकी क्वालिटी की, तो उसमें पहले फूड सैंपल्स टेस्ट किए जाएंगे और ये मैंडेटरी है। दूसरा है कि द एनहांस्ड रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ इन द सुपरविजन ऑफ MDM इन स्कूल। तो मिड डे मील स्कीम को प्रॉपर सुपरवाइज करने के लिए जो स्कूल की मैनेजमेंट कमिटीज़ होती है उनका भी रोल बढ़ाया जाएगा। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो भी फूड ग्रेन्स होते हैं वो सप्लाई करे जाएंगे। कितने उसमें एट 3 रुपीज़ पर kg राइस प्रोवाइड किया जाएगा, 2 रुपीज़ पर kg वीट प्रोवाइड किया जाएगा इंस्टेड ऑफ BPL रेट्स। जैसे BPL रेट कितने हैं, 5.65 रुपीज़ एंड 4.15 पर kg रिस्पेक्टिवली, यानी कि 5.5 रुपये में अप्रॉक्सीमेटली राइस प्रोवाइड किया जाता है और 4.5 रुपये में अप्रॉक्सीमेटली वीट प्रोवाइड किया जाता है। तो इस रेट में नहीं बल्कि इस रेट में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद कभी अगर किसी स्कूल में किसी दिन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस लाइक फूड ग्रेन्स अवेलेबल नहीं है, कुकिंग कॉस्ट आपके पास नहीं है, कभी आपके पास पैसे नहीं है, आपका कुक नहीं आया या आपका हेल्पर नहीं आया बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न, अगर किसी स्कूल में किसी दिन खाना नहीं बनता है तो उस स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो किसके स्टेट गवर्नमेंट उस दिन का जो खर्चा होगा वो एज अ फूड सिक्योरिटी अलाउंस प्रोवाइड करेगा। सोशल ऑडिट स्कीम को और सक्सेसफुल बनाने के लिए सोशल ऑडिट होती है, जिसमें लोग जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे स्कूल्स में और प्रॉपर उसका इवैल्यूएशन देखते हैं, उसकी ऑडिटिंग करते हैं। तो सोशल ऑडिट जो है इसको किसने कंडक्ट किया था, सोसाइटी फॉर सोशल ऑडिट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ने किया था। 2 डिस्ट्रिक्ट में किया था, एक तो खम्मम में किया था और चित्तूर में किया था इन 2012 एंड 13, जब आंध्र प्रदेश अनडिवाइडेड स्टेट था, यानी कि तब तेलंगाना नहीं फॉर्म हुआ था, तब इन्होंने इस स्कीम को इसके इम्प्लीमेंटेशन को इसकी सोशल ऑडिटिंग करी थी ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके बाद है NIRF दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। बेसिकली इसमें जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, हायर लेवल के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका यहाँ पे रैंकिंग की जाती है ऑन डिफरेंट एजुकेशन पैरामीटर्स, ठीक है। डिफरेंट एजुकेशन पैरामीटर्स के बेसिस में उनकी रैंकिंग की जाती है। इसमें अभी बेसिकली हम देखें तो अभी से मैनेजमेंट और IIT जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो अभी इसमें इंक्लूडेड है और इसमें कॉलेजेस की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की जाती है। इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, UGC ने वोकेशनल ट्रेनिंग को, वोकेशनल स्टडीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया जो कि है बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, ठीक है, विद मल्टीपल एग्जिस्टेड डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा अंडर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर बैचलर वोकेशनल डिग्री की शुरुआत करी गई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो हमारे यूथ है वो एजुकेटेड होता है बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू गेट द जॉब्स, तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बढ़ाने के लिए ये वोकेशनल डिग्री एक्स्ट्रा वो ले सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम सेकेंडरी लेवल में जो भी ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो सके। फिर स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ, तो अ क्रेडिट फ्रेमवर्क स्किल्स असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ दैट इज समवे, ठीक है। तो समवे जो है ये
बेसिकली इसमें भी जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ जो है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उनके स्किल्स को और इम्प्रूव करने के लिए, उनका वोकेशनल एडवांसमेंट करने के लिए उनका जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें वोकेशनल एनहांसमेंट उनकी करी जाती है। उनकी जो स्किल्स है, वोकेशनल स्किल्स है, उसको और प्रैक्टिकल और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाता है इस स्कीम के थ्रू। एजुकेशन सेक्टर स्किल काउंसिल, इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। इसका मेन एजेंडा क्या है? इसका है कि टू कंसिडर जॉब रोल्स को कंसिडर करना है अदर देन एकेडमिक फैकल्टीज़ एंड टीचर क्वालिफिकेशन। एकेडमिक की जो भी एकेडमिक फैकल्टीज़ जो हैं या टीचर की जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अलावा क्या जो जॉब रोल्स कंसिडर करने हैं वो ये डिसाइड करता है। इसके अंदर एक चीज़ की सेटअप हुआ लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है? इट असिस्ट इन प्लानिंग एंड डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट नीड्स एंड एट्सेट्रा। बेसिकली स्किल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करी गई है। लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू स्किल डेवलपमेंट करी जाती है एंड स्किल कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिफिकेशन मेंटेन किए जाते हैं, उनकी इन्वेंट्री को डेवलप किया जाता है। फिर है युक्ति, इसका फुल फॉर्म है योग्य कलाकृति तकनीक। तो इसका मेन एम ये है कि जो भी लोग ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड आर्ट में इन्वॉल्व हैं एज अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, अपने लाइवलीहुड को रखने मेंटेन करने के लिए जो लोग ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड आर्ट में इंक्लूडेड हैं, उनका जो डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन हो, उनका स्किल डेवलपमेंट हो, तो उनके डिज़ाइंस और उनकी टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करके उनको और उनका स्किल अपग्रेडेशन किया जाएगा, सो दैट उनकी जो आर्ट एंड क्राफ्ट है और उसको और एक बूस्ट मिल सके। तो ये इसका एम है। सक्षम क्या है? ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, ठीक है। डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन को टेक्निकल एजुकेशन, जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन है, अगर उनको टेक्निकल एजुकेशन परस्यू करनी है तो ये स्कीम उनके लिए उनको सपोर्ट करती है। इसके अंदर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है 5 करोड़ पर एनम, यानी कि हर साल 5 करोड़ तक की इसके अंदर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है एज अ ट्यूशन फीस एंड इंसिडेंटल्स, ठीक है। कोई भी नीडी या मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जिसको आगे टेक्निकल एजुकेशन परस्यू करनी है, टेक्निकल एजुकेशन एट ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में, जिनको भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि AICTE के अंदर अप्रूव्ड है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में अगर टेक्निकल एजुकेशन लेनी है तो उनको ट्यूशन फीस और इंसिडेंटल प्रोवाइड करे जाएंगे 5 करोड़ पर एनम, ठीक है। और इसके थ्रू जो उनका इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट का एम ये है कि जो डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन हैं उनको भी चांस मिले अपनी लाइफ के गोल्स जो है उसको परस्यू करने का। उसके बाद ईशान उदय, ये नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो स्टूडेंट्स है, बेसिकली ये उनके लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम है। UGC ने इसको लॉन्च किया था 2014-15 में। इसका एम ये है कि इसके अंदर 10,000 स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है स्टूडेंट्स को हु आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन, और जिनके पेरेंट्स की इनकम हर साल टोटल 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। और इनको स्टूडेंट्स को 3,500 से 5,000 हर महीने स्टाइपेंड प्रोवाइड करा जाता है इन अ फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप। किन स्टूडेंट्स को जो कि UG अंडर ग्रेजुएट लेवल में पढ़ रहे हैं इन डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। ईशान विकास, एकेडमिक एक्सपोजर फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी वेकेशन के टाइम में IITs, NITs और ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स है IISERs में एकेडमिक एक्सपोजर के लिए इनको वहाँ पे लेके जाया जाता है, सो दैट ये ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आके देख सके कि किस तरह से यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है और किस तरह से जो कॉलेजेस है ये वर्क करते हैं। तो यहाँ पे उनको एकेडमिक एक्सपोजर और बेहतर मिले, इसलिए उनको वेकेशन में यहाँ पे लेके आया जाता है। प्रगति, ये स्कूल जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। बेसिकली ये स्कीम के थ्रू, ये AICTE की स्कीम है, उसने ये स्कीम में लॉन्च करी थी। इसके अंदर ये एम है कि जो भी गर्ल्स टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहती है उनके एडवांसमेंट के लिए ये एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके फीचर्स ये हैं कि स्कीम के अंदर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है 4,000 की,
ठीक है, 1 गर्ल पर फैमिली, हर एक फैमिली से एक गर्ल को 4,000 की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है। और ऐसी फैमिली जिनकी इनकम लेस देन 6 लाख पर एनम है। और ऐसे जो जो बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन कैसे होता है, एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, उस एग्ज़ाम में जो भी गर्ल्स क्वालिफाई करती हैं उनको फिर ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी फॉर टेकिंग टेक्निकल एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो स्वामी विवेकानंद के जो आइडियाज़ थे विमेन एजुकेशन से रिलेटेड कि विमेन का एजुकेशन हमें अपलिफ्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, उन आइडियाज़ को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत यूजीसी ने करी थी। और ये जो बेसिकली कोई भी फैमिली में सिंगल अगर गर्ल चाइल्ड होता है और उस गर्ल चाइल्ड को अगर सोशल साइंस में रिसर्च करनी है तो उनको बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, उनको फंडिंग करी जाती है, उनका इन फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है, लेकिन केवल उस फैमिली में जहाँ पे सिंगल गर्ल चाइल्ड हो। नो योर कॉलेज, तो ये एक पोर्टल है। यहाँ पे क्या होता है कि हर एक कॉलेजेस की आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जहाँ पे आप जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो एक वैल्यू जजमेंट बना सकते हैं इन सेलेक्टिंग देयर कॉलेज। ठीक है, अपने कॉलेज कौन सा उनको चूज़ करना है, अपनी चॉइसेस के हिसाब से वो बेटर जज कर सकते हैं। इस पोर्टल में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ऑनलाइन जो भी उनकी शिकायतें हैं, वो जो भी ग्रीवेंसेस है वो वहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, वो वहाँ पे डाल सकते हैं। एंड दिस एप्लीकेशन अलाउज द स्टूडेंट ईदर इन द कंट्री और आउटसाइड टू सबमिट एन ऑनलाइन ग्रीवेंसेस। तो ऑनलाइन ग्रीवेंस यानी कि ऑनलाइन कंप्लेन केवल इंडिया में जो लोग हैं वही नहीं, जो आउटसाइड स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना दर्ज कर सकते हैं। कैंपस कनेक्ट, ये नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये स्कीम है। इसका एम बेसिकली ये है कि हमें आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टूल्स जो हैं उसका और बेहतर यूज़ करना है इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस। इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक तो है कंटेंट जनरेशन और दूसरा है प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी। बेसिकली हमें ज़्यादा से ज़्यादा आईसीटी का यूज़ करना है इन लर्निंग प्रोसेसेस। नेशनल ई लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है इसको एज अ नेशनल नॉलेज माना गया है, जिसके थ्रू हर एक स्टूडेंट्स, ठीक है, हर डिफरेंट टाइप्स के जो लर्नर ग्रुप्स हैं, जो डिफरेंट टाइप की जिनकी नीड्स है, मे बी किसी को रिसर्च फील्ड नॉलेज चाहिए, किसी को कुछ और डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, वो सारा डेटा आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्मेट में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में एक्सेस कर सकते हैं। स्वयं, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो स्वयं जो है ये मैसिव ऑनलाइन कोर्स है, ये ओपन ऑनलाइन कोर्स है जिसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ये पोर्टल है, यहाँ पे आप कोई भी कोर्स एक ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसमें डिफरेंट कोर्सेज है, जैसे इंजीनियरिंग से ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई सर्टिफिकेट या वहाँ से डिप्लोमा कोर्स लेना है तो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आपको कुछ मिनिमल फीस देनी होगी। लेकिन अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, बस नॉलेज के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप फ्री में कर सकते हैं। देन वी हैव ज्ञान, दैट इज ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। तो इसका एम क्या है कि इंडिया में ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी जो ग्लोबल रैंकिंग होती है इन हायर एजुकेशन वो बहुत ज़्यादा पीछे रहती है, बहुत पुअर होती है। तो बेसिकली ग्लोबल एक्सीलेंस यानी ग्लोबल लेवल जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं मैच करने के लिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम की शुरुआत करी है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है कि वर्ल्ड के जो बेस्ट ऑफ साइंटिस्ट या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एनकरेज करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर अपना पार्टिसिपेशन करें, जिसके हेल्प से वो हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी क्वालिटी को और बेहतर कर सके और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी और ज़्यादा बेहतर हो सके, सो दैट हमारी भी जो ग्लोबल रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो सके। रिसर्च पार्क्स, ये एक इंडस्ट्री और एकेडमिशियंस का एक मिलके एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू एम ये है कि हम अपना एक नॉलेज और इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाएंगे। ठीक है, इट विल एनेबल, एनकरेज एंड डेवलप कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन दैट एक्सीड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो इंडस्ट्रीज और एकेडमिशियंस की हेल्प से हम कटिंग एज डिफरेंट लेवल टेक्नोलॉजी बनाएंगे, डिफरेंट बिल्कुल इनोवेटिव स्टैंडर्ड्स हम क्रिएट करेंगे जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड को भी एक्सीड करेगा।
फिर एक ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग गणित। तो गणित वीक सेलिब्रेट किया गया हर एक स्कूल्स में जो कि सीबीएसई से एफिलिएटेड है। बेसिकली ये वीक इसलिए सेलिब्रेट किया गया इन ऑर्डर टू कमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। तो रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हर एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में इसको सेलिब्रेट किया गया और इसके थ्रू स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है मैथ्स में उसको भी प्रमोट किया गया। कॉपीराइट ऑफिस जो है इसकी शुरुआत 1958 में करी गई थी। ये किसके अंदर आता है? इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर आता है। इसको हेड करता है रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट, जिसकी पावर क्वासाई जुडिशियल होती है। ठीक है, कुछ उसकी जुडिशियल पावर्स होती हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस रिलेटेड टू कॉपीराइट। तो कॉपीराइट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज अगर आते हैं तो उनको रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट हैंडल करता है। मेन फंक्शन जो है वो मेन फंक्शन कॉपीराइट ऑफिस का है कि उसको कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करना होता है। एंड रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट्स जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क्स ऑफ कॉपीराइट टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, तो जो भी रजिस्टर होता है कॉपीराइट का उसके थ्रू लोगों को कॉपीराइट वर्क के बारे में पता चलता है। इन एडिशन टू रजिस्ट्रेशन के अलावा अगर हम देखें तो कॉपीराइट और ऑफिस क्या करता है? सो इट प्रोवाइड्स इंस्पेक्शन ऑफ द रजिस्टर, टेकिंग एक्सट्रैक्ट्स देयर ऑफ आर ऑल्सो अवेलेबल इन द कॉपीराइट ऑफिस। तो इंस्पेक्शन भी कर सकता है रजिस्टर का और उसमें से कुछ डेटा भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये भी कॉपीराइट ऑफिस का रोल है। तो यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक था, चैप्टर था, वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे, बट स्टिल कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मेरे को इंस्टाग्राम या फेसबुक में पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।